ग्राफिकल एनालिसिस करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स की जरूरत है, वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है, और देन हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। तो ग्राफिकल एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें ग्राफ अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं, कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है, और इनके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ इम्पॉसिबल कर्व्स भी होते हैं, वो भी हम लोग को देखना है। तो ये हमें यहाँ पर करना है, लेकिन इसे करने से पहले हमें थोड़ा सा tan थीटा के बारे में समझना होगा, स्लोप के बारे में, कि स्लोप जैसे हमारे सामने कोई ग्राफ आ जाए तो उसमें स्लोप बढ़ रहा है कि स्लोप घट रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वो जो स्लोप की कंडीशन है, तो वो हम क्यों देखने जा रहे हैं? इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि जैसे अगर एस और टी की बात करें, तो एस और टी का अगर ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या होगा, ds बाई डी टी। अगर v और t का ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या होगा, dv बाई डी टी। ये तो कैलकुलस में ही समझा दिया गया था, स्लोप का मतलब dy बाई dx होता है। तो अगर v और t मान लिया x एक्सिस और y एक्सिस है, तो अगर यहाँ s है और यहाँ t है तो ds बाई डी टी, यहाँ v है और यहाँ t है तो dv बाई डी टी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो चाहे वो ds बाई डी टी हो और चाहे वो dv बाई डी टी हो, स्लोप का मतलब तो एक ही होता है, tan थीटा। मतलब अगर हम यहां पर s और t में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप tan थीटा लिखेंगे। यानी कि tan थीटा के बारे में अगर आपको पता हो, तो इसी को हम वेलोसिटी बोलेंगे ना, तो अगर tan थीटा के बारे में हमें नॉलेज हो कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, या कांस्टेंट है, या क्या उसकी प्रॉपर्टी, वो प्लस है कि माइनस है, तो हम एक तरह से v के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में पता तो v आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहां पर v ले लो और यहां पर आप t ले लो, तो अगर s की जगह v आ जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सलेशन। तो अगर आपको यहां पर एक्सलेशन दिया, मतलब ये ग्राफ दिया गया, तो एक्सलेशन की वैल्यू tan थीटा, यानी कि अगेन आपको किसकी जरूरत है, tan थीटा की। मतलब tan थीटा अगर आपको पता है तो आप आराम से एक्सलेशन की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। तो फाइनली हमें tan थीटा के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर आपको फिर से एक बार बताई जा रही है, क्योंकि पहले हम वैल्यूज वगैरह देख तो चुके हैं, बट हमने उस चीज की एनालिसिस नहीं की थी। तो हमें यहां पर देखना है tan थीटा। तो जैसे हमारे पास जो एंगल्स हैं 0 डिग्री, पहले देख लेंगे आप, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इतने से ही हमें आइडिया लग जाता है। अगर हम tan 0 की बात करें, tan 0 तो वो क्या होता है, 0। अगर हम tan 90 की बात करें तो वो होता है इनफाइनाइट, और tan 180 की बात करें तो अगेन 0। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड अगर हम 0 से 90 जा रहे हैं तो 0 पर 0 है और 90 पर इंफिनिटी है। एक्चुअली हम मैग्नीट्यूड पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे मैथ के हिसाब से अगर हम आपसे कहें, मैथ में अगर आपसे हम कहें कि ये 0 है, ये यहां पर 10 है और ये -10 है, ठीक है, मतलब ये इधर +10 इधर -10, नंबर सिस्टम पर। अगर हम मैथ के हिसाब से आपसे पूछें तो 10 और -10 में कौन बड़ा है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है, 10 बड़ा है और -10 छोटा है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में आपसे कहें कि ये डायरेक्शन है यहां पर पॉजिटिव और ये डायरेक्शन है नेगेटिव, ठीक है, ये डायरेक्शन है नेगेटिव। अब हमने कह दिया कि यहां पर दो कार हैं, एक कार इधर जा रही है 10 से और दूसरी कार इस साइड में जा रही है और ये भी 10 से। मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव में जा रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव में जा रही है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये वाली धीमे जा रही, वो तेज जा रही? दोनों बराबर ही तो जा रही, ठीक है। जबकि इसकी स्पीड अगर लिखोगे तो -10 लिखोगे, और वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी लिखोगे तो +10 लिखोगे। वेक्टर में लिखोगे तो i कैप -i कैप कर लोगे। लेकिन कुल मिला के यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो नंबर सिस्टम के हिसाब से दिमाग में लाओगे तो लगेगा भाई ये बड़ा है ये छोटा है। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिस में देखो तो ये दोनों बराबर स्पीड से जा रही ना, बस जो प्लस माइनस है वो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में हमें मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा सा समझना है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम रिजल्ट्स निकालेंगे जो हमें पढ़ना है। क्योंकि हम tan थीटा का यूज कहां करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में या वेलोसिटी और टाइम में। तो उसमें tan थीटा के मैग्नीट्यूड, जैसे वेलोसिटी की बात करेंगे हम, तो यहां पर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगा और डायरेक्शन चाहिए होगी। तो मैग्नीट्यूड से हम रिजल्ट निकालेंगे कि दोनों बराबर स्पीड से जा रहे हैं
कि दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करने जा रहे हैं। आप देखो यहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस। हम लोग ऐसे एरो बना दिया करेंगे, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीमेंट और डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, बढ़ रहा है ना, क्योंकि अगर 0 पर देखें तो 0 और 90 पर देखें तो इनफाइनाइट, मतलब 0 से कहां पहुंच गए, इनफाइनाइट। वैसे भी नंबर देखो, 0 पर 0 होता है, 30 पर 1 बाई रूट 3, फिर 45 पर 1, फिर उसके बाद रूट 3 और फिर उसके बाद इनफाइनाइट। तो एक तरह से 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज करेगा, तो कहीं उल्टा चलना हो 90 से 0 डिक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा, तो आप देखो इनफाइनाइट से 180 पर क्या हो गया, 0, कटेगा ना, इनफाइनाइट से 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 90 टू 180, 90 टू 180 वो डिक्रीज करेगा यहां पर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहां पर तो खैर 0 से 90 वैसे ही प्लस होता है, लेकिन 90 से 180 माइनस वैल्यू होती है। तो माइनस में अगर आपने नंबर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया तो कुछ उल्टा रिजल्ट मिलने लगेगा, लेकिन हमें उसके सिर्फ माइनस साइन से मतलब नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो अगर कोई चीज इनफाइनाइट है उससे वो 0 की तरफ गई है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कम हो रही वहां पर, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले आप लिख लो, यहां पर जो नोट है उसमें लिखेंगे आप। नोट कर लेना आपने, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये जो हम लोग बार बार इसे इंक्रीज डिक्रीज अभी हमें लिखना रहेगा, तो हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। तो जैसे मैंने बता ही दिया है आपको कि अगर हम कहीं पर अपवर्ड एरो बनाएंगे तो इसका मतलब इंक्रीमेंट से होगा, इंक्रीमेंट से। अब लैंग्वेज वाइज, इंग्लिश की लैंग्वेज में कहीं उसको हमें इंक्रीज बोलना पड़ता है, कहीं इंक्रीमेंट बोलना पड़ता है, कहीं इंक्रीजिंग बोलना पड़ता है। तो वो आप अपना वहां पर लैंग्वेज जो भी है उसके हिसाब से सेट कर लो, लेकिन बाकी कुल मिला के उसका मतलब इंक्रीमेंट से ही होगा। और ऐसे ही अगर डाउनवर्ड एरो हम बनाएंगे तो उसका मतलब डिक्रीमेंट से हो जाएगा, उसका मतलब डिक्रीमेंट से हो जाएगा। तो ये हम बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार बता दिया गया तो आप ध्यान रखेंगे, इंक्रीमेंट, अपवर्ड और डाउनवर्ड डिक्रीमेंट, क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में बहुत जगह पर यूज होता रहता है, ठीक। अब हम लोगों को देखना है, जैसे जब आपसे ग्राफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ग्राफिकल एनालिसिस करने के बाद भी, जैसे आपको अलग अलग टाइप ऑफ ग्राफ बता दिया गया, लेकिन ग्राफ में कुछ भी रटा नहीं जा सकता है। ग्राफ सिर्फ समझा जा सकता है, रट नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ के जो टाइप्स हैं वो जैसे 6-7 टाइप आपको दिखा दिए गए, तो क्या वो 6-7 टाइप ही होते हैं? नहीं, ग्राफ तो चाहे जैसा बना दो, चाहे जिस भी तरीके का ग्राफ बना दो, तो आपको उसकी एनालिसिस करना आना चाहिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं यहां पर, तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। हम कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, हमने सीधे बना दिया और फिर ऐसे बना दिया, ये भी तो ग्राफ हो गया। हम रैंडमली कोई ग्राफ खींच दें, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ का अब आप सोचो कि क्या हम इन सबको अलग अलग बताकर आपको रटवाएं? तो ऐसे तो इनफाइनाइट टाइप के ग्राफ बन सकते हैं, कहां तक आप रट पाओगे? तो आपको यहां पर अगर देखा जाए तो आपको हर एक में एक कॉमन पार्ट्स मिल रहे हैं। जैसे आप देखो, ये एक तरह का हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो अगर आपको इन तीनों की अलग अलग एनालिसिस करना आता हो तो आप इसको एनालाइज कर लेंगे। जैसे इसी चीज को हमें बनाना है, हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, उन्हीं पार्ट का यूज करके। हम पहले यहां पर ऐसे बना दिया और फिर हमने क्या किया, यहां पर जो ये वाला पार्ट था वो पहले बना दिया और देन उसके बाद ये वाला पार्ट बना दिया। तो अगर आपको इन पार्ट्स का मतलब पता है, इन पार्ट्स का मतलब पता है, तो वो चीज आप यहां भी तो निकाल लोगे। बस स्ट्रेट पहले आ गया, ये बाद में आया, उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अगर हम इस वाले पार्ट की बात देखें तो अगर आप देखो तो यहां तक ये बिल्कुल लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, इसके बाद ये ऐसे दिख रहा है और फिर ये डाउनवर्ड स्ट्रेट दिख रहा है और फिर यहां से ये पार्ट ऐसे हो गया, यहां पर थोड़ा सा स्ट्रेट होने के बाद ऐसे और देन फिर स्ट्रेट हो गया। तो अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स को ब्रेक करके आप देखो तो अगर हमें इनकी एनालिसिस करने का तरीका आ जाए तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे जैसा भी हो हम उसको समझ लेंगे कि वो हमें क्या बता रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बता रहा है, या वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, या एक्सेलरेशन के बारे में। तो हमें ये छोटे छोटे पार्ट्स को समझना है।
तो उससे पहले हमें यहां पर स्लोप को समझना है कि स्लोप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, पहले सीधे नोट करने पर नहीं आ जाएंगे, पहले समझ लो फिर नोट करना। ठीक है, जैसे हम यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं, जैसे एक ग्राफ आपको दिखाया गया ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर हम यहां पर स्लोप की बात करें तो ये जो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा टच करते हुए, तो ये मान लिया इस पॉइंट पर इसको टच कर रही है, तो हमें यहां पर एंगल दिख रहा है कितना, थीटा, मतलब एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल दिख रहा है वो थीटा। अगर हम और आगे चले जाएं तो यहीं पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, उस टेंजेंट का जो एंगल यहां पर दिख रहा है वो कुछ कम दिख रहा है आपको, यहां ज्यादा दिख रहा है, यहां कम दिख रहा है, लेकिन दोनों में एक चीज देखो तो कॉमन है, ये भी 90 से कम है और ये भी तो 90 से कम है, दोनों ही 90 से कम है। तो इसका मतलब कहीं पर भी आप खींच लो, कहीं भी ड्रॉ करके देखो आप, अगर इतने पार्ट में कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे, तो क्या कहीं पर आपको एंगल 90 से ज्यादा मिलेगा? जब वो स्टार्टिंग में भी 90 से कम ही दिख रहा है और लास्ट में भी 90 से कम ही दिख रहा है, तो इसका मतलब बीच में कहीं पर भी देखेंगे 90 से कम ही दिखेगा। मतलब यहां पर क्या हुआ कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक, अब ये लेस देन 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई करा, इट इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू प्लस या माइनस प्लस। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गई कि इस टाइप का जो ग्राफ है उसका स्लोप कहीं पर भी लिखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव तो होगा, ये 100% कंफर्म हो गया। ठीक है, अब ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ये देखना है, तो हम यहां पर देख रहे हैं आल्सो थीटा। अब देखो थीटा यहां पर अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो घट रहा है ना, यहां ज्यादा है यहां कम हो गया, तो इसका मतलब और आगे जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, आल्सो थीटा डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीजेस। लेकिन कहां से कहां तक वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, फ्रॉम, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पर होते तो खींचते तो लगभग लगभग 90 डिग्री आ जाता। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर ऐसे देखो, जैसे ऐसे है, तो अगर हम यहां पर बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम स्टार्टिंग के पॉइंट पर ड्रॉ करते तो लगभग 90 डिग्री एंगल बनता जाके टेंजेंट का, और अगर बिल्कुल टॉप पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते तो लगभग लगभग एंगल कितना बनता, 0। यानी कि हम यहां पर अगर होते तो एंगल बड़ा होता 90, और एकदम लास्ट में होते तो लगभग एंगल क्या होता, 0। यानी कि जो थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है किधर से किधर, 90 से 0 की तरफ, तो फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री। ठीक है, आल्सो थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 90 डिग्री टू 0 डिग्री, सो इट इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। अब आप देखो यहां पर जब हम 0 से 90 जाते हैं, 0 से 90 तो बढ़ता है, तो 90 से 0 जाएंगे घटेगा, तो यानी कि 0 से 90 जाने पर tan थीटा बढ़ा, तो 90 से 0 आने पर tan थीटा घटेगा, क्योंकि आप कैसे आएंगे, इनफाइनाइट से 0 आ जाएंगे, तो इसका मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा डिक्रीजेस। ये पहला वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी, फिर उन चारों में मेहनत हमें नहीं करनी, एक ही में मेहनत करनी। तो समझ में आ गया ना कि थीटा पहले हमने देखा पूरे में थीटा क्या रहेगा, तो हमें दिख रहा है थीटा कुछ भी हो सकता है बट वो 90 से कम है, तो 90 से कम होने की वजह से स्लोप सब कहीं पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर हम यहां s लिख दें और यहां t लिख दें तो इसका ds बाई dt क्या बनेगा, वेलोसिटी, यानी कि पूरे मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव। समझ में आ गया ना यूटिलाइजेशन की क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, तो ds बाई dt पॉजिटिव रहेगा, यानी कि वेलोसिटी हमें पता चल गई वो पॉजिटिव वेलोसिटी है यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद वो वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है अगर ये पता करना हो, तो हमने देखा कि थीटा घट रहा है, 90 से 0 की तरफ जा रहा है, तो फिर tan थीटा स्लोप भी घटेगा, और अगर हम यहाँ s यहाँ t लिख रहे हैं तो इसका स्लोप वेलोसिटी ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि v इज इक्वल टू tan थीटा, तो अगर tan थीटा कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी तो कम हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस ग्राफ को देखकर पता चल गया कि अगर हम यहाँ s लिख देते, यहाँ t लिख देते, तो हमें यह पता चल गया कि अगर कोई पार्टिकल, कोई कार, कोई बाइक, कोई भी है पार्टिकल,
वो अगर इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो वेलोसिटी लगातार घट रही। और अगर वेलोसिटी घटने लगी तो एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन? वेलोसिटी घट रही तो चलो, इतने से ही सारी प्रॉपर्टी पता चल रही तुम्हें। बस यही तो हमें करना है, इसी को तो एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इतना याद कर लें जो यहां पर बताएंगे, नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? बिल्कुल ऐसे ही बाकी हमें करना है। जैसे इसमें देखो आप, इसमें अगर हम स्टार्टिंग में देखें, जैसे ऐसे ग्राफ बना दिया गया, तो इसमें स्टार्टिंग में देखो तो थीटा आपको टेंजेंट का थीटा कम दिख रहा है और आगे वहां पर थीटा आपको ज्यादा दिख रहा है, यानी कि इसमें थीटा बढ़ रहा है। इसमें थीटा घट रहा था, उसमें थीटा बढ़ रहा है। तो हम यहां पर सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू, जैसे इसमें हमने देखा ना स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसमें भी थीटा हमें 90 से कम ही दिख रहा है, यानी कि उस केस में भी स्लोप पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही सेम पॉइंट लिख लेंगे, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इट इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज पॉजिटिव। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें हमें दिख रहा है थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमने वही चीज लिख दी, आल्सो थीटा इंक्रीजेस। लेकिन इंक्रीज कहां से कहां, 0 से 90 जा रहा है। जैसे आप देखो, अगर बिल्कुल यहां होते तो लगभग 0 होता ना, और अगर हम बिल्कुल यहां आगे और चले जाएं एकदम लास्ट में तो लगभग 90 हो जाता, यानी कि हम 0 से 90 की तरफ भाग रहे हैं। तो यहां लिखा गया आल्सो थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90, सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इंक्रीजेस। इसलिए स्लोप जब थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा, tan थीटा भी बढ़ेगा, यानी कि स्लोप tan थीटा उसका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पर ये बीच वाला पार्ट क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 0 से 90 में अलग कंडीशन चल रही। 0 से 90 में इंक्रीमेंट चल रहा था, लेकिन जब आगे 90 के आगे बढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड घट जाता है। अगर ये ना होता तो हम सीधे सीधे लिख देते कि थीटा इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी इंक्रीज करेगा, लेकिन थीटा 0 से 90 में इंक्रीज करेगा तब तो स्लोप बढ़ेगा, लेकिन 90 से 180 अगर थीटा जाएगा तो स्लोप बढ़ने की बजाय घट जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया इसे। अब हम लोग आते हैं, इसी ग्राफ को पलट दिया गया है यहां पर, जैसे ऐसे ऐसे दिखाया गया। अब देखो तीसरा ग्राफ ऐसे दिखा दिया गया। इसमें देखो यहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ये वाला, तो जो इसका थीटा आपको ये दिख रहा है ये ज्यादा आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर पहुंच रहे हैं तो थीटा की वैल्यू आपको कम दिख रही ना। यानी कि इस केस में अगर आप देखें यहां पर तो थीटा ऊपर से नीचे आने पर थीटा की वैल्यू कम हो रही, लेकिन आप एक चीज देखो, उसमें थीटा दोनों ही केसेस में 90 से कम था, लेकिन इसमें 90 से सब कहीं ज्यादा ही दिख रहा है आपको, 90 से कम नहीं दिख रहा, 90 से ज्यादा। इसका मतलब जैसे इसमें हमने लिखा था 90 से लेस, वैसे ही हम यहां पर लिखेंगे थीटा ग्रेटर देन 90। ठीक है, और इसलिए ये इंप्लाई कर रहा है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए ना 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो स्लोप की वैल्यू कैसी होगी, माइनस में। ये चीज यहां पर भी है, इसमें भी अगर आप देखो तो ऊपर है, वही चीज यहां पर भी दिख रही, तो वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आल्सो थीटा, अब इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, आप आगे जाएंगे ना, ये एरो बना हुआ है, तो थीटा इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज थोड़ा कर रहा है। जैसे आप देखो यहां पर होते, यहां पर तो लगभग लगभग ये 180 होता है। आप ऐसे देखो यहां पर, जैसे ऐसे यहां पर दिखाया गया,
ठीक है, इस तरीके से ग्राफ। तो अगर आप यहां पर होते तो लगभग लगभग आप जैसे टेंजेंट ड्रॉ करते तो लगभग लगभग वो 180 वाला ही तो दिखाता, और अगर यहां बिल्कुल यहां होते तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते तो उसका एंगल लगभग 90 हो जाता। यानी कि 180 से हम किधर जा रहे हैं, 90 की तरफ जा रहे हैं ना। तो यहां पर देख के ही पता चल रहा ना कि यहां थीटा ज्यादा है, यहां थीटा कम है, तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे आल्सो थीटा डिक्रीजेज, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा डिक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, फ्रॉम 180 टू 90। ठीक है, सो स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, जैसे इसमें था वैसे यहां पर, सो इट इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सो इट इंप्लाइज दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू तो घट रही है, तो वैसे अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में वही चीज आ जाती है, अगर वो सब बताया नहीं गया होता कि भाई थीटा घट रहा है तो tan थीटा भी घट जाएगा, लेकिन नहीं, थीटा घट रहा है लेकिन tan थीटा बढ़ेगा, क्योंकि 180 से 90 जा रहे हैं ना, क्योंकि यहां पर थीटा 180 से 90 है। तो अगर आप यहां देखो तो 90 से 180 जाने पर इनफाइनाइट से जीरो कम होता है, तो 180 से 90 आने पर जीरो से इनफाइनाइट आ रहे हो, तो जीरो से इनफाइनाइट आने का मतलब इंक्रीज कर जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इंक्रीजेस। यहां पर मॉड का साइन लगा देते हैं, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वही हम ले रहे हैं, यानी कि tan थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वही ले रहे हैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर इस वाले को। तो इसमें भी आप देखो कि जैसे ग्राफ ऐसे दिखा दिया गया, इस तरह से हम जा रहे हैं, तो यहां पर अगर आप देखो तो टेंजेंट जब यहां ड्रॉ कर रहे हैं और यहां ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको दोनों एंगल्स में दिख रहा है कि दोनों जगह पर एंगल क्या है, लेस देन 90 या ग्रेटर देन। इसमें भी जैसे ग्रेटर था वैसे इसमें भी ग्रेटर। अगर आप यहां होते तो ज्यादा से ज्यादा 90 होता, बस इससे इससे कोई कंडीशन हो नहीं सकती नीचे की, तो 90, और यहां अगर पहुंच जाते तो 180, यानी कि 90 से 180 जा रहा है। तो 90 से 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो रहेंगे हम, यानी कि जो भी एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 रहेगा। तो अगर ग्रेटर देन 90 है तो फिर यही कंडीशन हो जाएगी, तो हम यहां पर लिखेंगे थीटा greater than 90 degree, it implies that slope is equal to tan theta is negative. Also theta increases, लेकिन इंक्रीज कहां से कहां कर रहा है, फ्रॉम 90 टू 180, from 90 to 180. So it implies that slope is equal to tan theta। 90 से 180 जाएंगे तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्योंकि 90 पर होती है वैल्यू इनफाइनाइट और 180 पर होती जीरो, तो इनफाइनाइट से जीरो जा रहे हैं तो घटेगा, तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगेन हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो यहां पर मॉड लगा देंगे आप। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हम लोगों ने चारों केस देख लिए, क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या रहता है, बढ़ता है घटता है, कांस्टेंट। लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसमें tan थीटा कांस्टेंट ही रहेगा, आपको बताया गया था। वैसे यहां पर ऐसे अगर पार्ट्स होते तो उसमें स्लोप क्या रहता, उसमें बढ़ता घटता क्या होता, क्या कंडीशन होती, निगेटिव होता पॉजिटिव होता, तो इसमें थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत थी, इसीलिए आपको ये चारों चीजें बता दी गई कि यहां पर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी क्या होगी, ऐसे इसमें।
तो आप अगर इन सभी चीजों को देखो यहां पर, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसमें दोनों पार्ट में कई लोगों को एक पार्ट तो आसान लग रहा है लेकिन दूसरा पार्ट कठिन लग रहा है इसमें। जैसे अगर पहला पार्ट देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर आपको, जैसे मान लिया कुछ भी बना दिया गया, जैसे मान लिया यहां पर हमने ऐसे बना दिया ग्राफ, ठीक है, अब आपको दो पॉइंट यहां पर दिखा दिए गए, मान लिया ये पॉइंट एक है और एक ये पॉइंट है, दोनों जगह पर हमें बताना है कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बस वहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ भी मत करो, जस्ट इमेजिन कर लो, तो हमें देखना भी नहीं, एंगल भी नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि आप याद करो हमने आपको क्या याद कराया था कि ऐसे लाइन होगी पॉजिटिव स्लोप, ऐसे लाइन होगी नेगेटिव स्लोप, तो ये दोनों लाइंस ऐसे हैं, यानी कि दोनों का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। आप देखो ग्राफ में इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का स्लोप या इस लाइन का, सबका पॉजिटिव ही तो आया है। और वैसे ही जैसे मान लिया इसी में हम एक पार्ट यहां पर ऐड कर देते, इस तरह का ऐसे पार्ट ऐड कर देते, अब इसमें आपको देखना है, तो जैसे ही आपको कहीं पर पॉइंट दे दिया गया मान लिया और वहां पर स्लोप देखना है, तो आप ये इमेजिन करो कि हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे जाएगा, और अगर ऐसे लाइन है तो स्लोप नेगेटिव, मतलब यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मतलब ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही आप समझ जाओगे कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो इमेजिन कर रहे हैं ना अपने दिमाग में कि ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऐसे लाइन का मतलब स्लोप नेगेटिव। आप देखो यहां पर इसमें भी ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया, इसमें भी ऐसे ड्रॉ किया गया, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, यानी कि सबके स्लोप कैसे नेगेटिव, यानी कि प्लस माइनस देखने में तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम तुरंत प्लस माइनस वहां पर ऑब्जर्व कर ले रहे हैं कि क्या होगा प्लस या माइनस। प्रॉब्लम फंसती है दूसरे वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें ज्यादा देखना पड़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, किधर से किधर 180 से 90 जा रहा है, या 90 से 0 जा रहा है, या 0 से 90 जा रहा है, इसी में प्रॉब्लम है। तो इस तो जैसे कोई भी, जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप का मतलब ढलान से ही तो होता है, ठीक है, जैसे कहीं पर होता है ना, नीचे ऐसे जा रहे हैं आप तो कहेंगे आप बहुत ज्यादा स्लोप है, ऐसे जा रहे हैं तो भी कहेंगे बहुत ज्यादा स्लोप है, तो स्लोप का मतलब ढलान से होता है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसे मान लिया इस तरीके से दो चीजें दो जगह पर हो, जैसे मान लिया ऐसे है यहां पर, ठीक है, तो ये फ्लैट हो गया, फिर मान लिया थोड़ा सा इस तरीके से हमारे पास सामने चढ़ाई है, और फिर ऐसे चढ़ाई है, ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए। तो जब यहां की बात करेंगे तो हम कहेंगे स्लोप कम है ना स्लोप, और यहां पर स्लोप ज्यादा है। तो अगर स्लोप कम होता है, ढलान कम होता है, तो हमारे लिए आगे की तरफ चढ़ना जो होता है वो आसान होता है या कठिन, आसान हो जाता ना, कि अगर हम स्लोप के ऊपर चढ़ रहे हैं तो हमारे लिए अगर स्लोप कम है तो हम आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर यहां पर चढ़ना हो तो यहां मुश्किल है, क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो हमारे लिए चढ़ना मुश्किल होता है। यानी कि आगे की तरफ जाना अगर आसान है, आगे की तरफ जाना अगर आसान है तो स्लोप कम होगा, और आगे की तरफ जाना अगर कठिन है तो स्लोप ज्यादा होगा। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी ना। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही, मतलब हमने जो बताया है वो क्या बताया है, आपको ये चीज हम बता रहे हैं, लिख देते हैं, आगे जाना। अब इससे दो पार्ट हो जाते हैं, अगर आसान है, आसान, तो जो भी स्लोप होगा वो क्या होगा, कम हो रहा होगा। तो अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं आसानी से तो स्लोप घट रहा होगा, कम हो रहा होगा ना। और आगे जाना अगर हमारे लिए कठिन है तो स्लोप क्या होगा, बढ़ रहा होगा। जैसे ऐसे हो तो उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते ना, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पता लगा हमारे लिए और मुसीबत होती जा रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप वहां पर बढ़ रहा होगा, तभी हम उसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो ये तो सभी को समझ में आ जाएगा ना। अब आपको यहां पर वही चीज थिंक करनी है, जैसे अगर हम यही जो ग्राफ बने हुए हैं, इन्हीं ग्राफ पर अगर हम इस चीज को इमेजिन करें, जैसे आप यहां पर इमेजिन करो कि आप यहां पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर, मतलब सिर्फ फील लेना, ये नहीं सच में जूता मोजा उतार के चढ़ गए कॉपी पे, पर फील लेना, फीलिंग लेना समझते हो ना, फीलिंग लेना तो जानते होगे ना, तो फील तो आपको बस फील लेना है, हाँ बस हो गया। तो फील करो कि आप इसके ऊपर चढ़ रहे हो, तो अगर आप इसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो आगे जाना, मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में रखना कि हम ये नहीं खड़े खड़े फील ले रहे हैं, आगे जाने की फील
तो आगे जाना, इसके ऊपर आप आगे जाएंगे तो आसान होगा कठिन? आसान, आसान होगा ना, ऐसे है ना, तो इसके ऊपर आगे की तरफ चलना हमारे लिए आसान होगा क्योंकि ये फ्लैट होता जा रहा ना, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना। तो आगे जाना हमारे लिए आसान है, तो आसान है तो फिर स्लोप क्या होगा? कम होगा ना, तो वही तो आंसर आया था ना हमारा, स्लोप डिक्रीजिंग। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे आप यहां पर खड़े होकर जब आगे की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर आगे की तरफ जाना आसान या कठिन? कठिन होगा ना, इसके ऊपर तो चढ़ना मुश्किल ही है, थोड़ी दूर जाएंगे वापस बैक गियर लग जाएगा आपका, फिर फिसल के नीचे आ जाएंगे। तो यानी कि इसके ऊपर आगे जाना हमारे लिए कठिन पड़ रहा है, और अगर कठिन है तो फिर स्लोप क्या होगा? बढ़ रहा होगा ना। अगर स्लोप ज्यादा हो रहा होगा तभी तो हम नहीं चढ़ पाएंगे, तो स्लोप, इसके ऊपर आगे जाना हमारे लिए कठिन काम है, इसलिए स्लोप यहां पर इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही आप यहां पर बताओ नेक्स्ट वाले में, इसके ऊपर अगर हम आगे की तरफ चलें, जैसे यहां पर अगर हैं हम, तो आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे लिए आगे की तरफ जाना आसान या कठिन? आसान, कठिन। कुछ लोग तो नीचे देखकर बता दिए होंगे कठिन, लग उनको भी आसान ही रहा होगा क्योंकि ज्यादा लोग आसान ही बोल रहे हैं। तुम इसके ऊपर चल पाओगे? तुम कौन से स्पाइडरमैन तो हो नहीं तुम, तो तुम इसके ऊपर चल ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा आगे यहां पर बढ़ोगे और धड़ाम से फिसल के यहां गिरोगे, जाके यहां पर ऐसे पड़े होगे, एक हाथ अलग, एक हाथ अलग हो गया ना, ज्यादा ऊपर से गिरा। तो ये कंडीशन आपकी होगी, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर चल नहीं पाएंगे, इस पे स्लिप कर जाएंगे ना। यानी कि आगे की तरफ जो जाना है हमारे लिए, चलना जो है वो हमारे लिए आसान नहीं है, क्या है? कठिन। तो यहां पर आगे जाना कठिन है हमारे लिए, तो अगर कठिन है तो फिर स्लोप क्या होगा? स्लोप इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ रहा होगा, वही रिजल्ट है। और अगर ऐसे कर दिया जाए, तो जैसे होता नहीं, ऐसे होता है तो उसके तो हम भागते हुए चले जाएंगे, तो इस कंडीशन में यहां पर अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ चलना हमारे लिए आसान होगा, और आसान का मतलब स्लोप कम हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे जाने से अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो यहां पर आगे चलना लिख लो, और क्या। तुम्हारे लिए जाना और चलना दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट हमने बताया है, तो इस पॉइंट से जो ये हमने आपको तरीका बताया है, इस पॉइंट से आपको ये एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे पहले बता देते, ये कितना का है बवाल बंद है। तो देखो, पहले इसलिए नहीं बताया जा सकता है क्योंकि आपको ये जो हम हैं, ये चीजें जो बताई हैं, ये तो आपको एक तरीका बता दिया है कि आपको याद रखने का या समझने का आसान तरीका क्या है। बाकी एक्चुअल में वो हो कैसे रहा वो तो समझना जरूरी था ना, कि वो चीज कैसे हो रही है मैथमेटिकली, वो आपको पहले बता दिया गया। देन बाद में आपको ये बता दिया गया कि आगे की तरफ चलना, अगर जैसे आपने कोई ग्राफ देखा, अब आपको सोचना है कि इसमें स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो अगर इस तरह से आप थिंक करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा कि यार क्या बताया गया था, 90 टू 180, 180 टू 90 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप जस्ट फील करेंगे कि अगर हम इस ग्राफ के ऊपर चढ़ के देखें तो हमारे लिए चढ़ना आसान है कठिन है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि यार इसके ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे या चढ़ जाएंगे, आसान है कठिन, तुरंत। तो आसान है तो स्लोप घट रहा है, कठिन है तो स्लोप बढ़ रहा है, और ये फेल नहीं होगा कहीं। मतलब अगर कोई चीज यहां पर हम बता रहे हैं, जुगाड़ बता रहे हैं, तो फेल नहीं होना फिर कहीं, चाहे जैसा भी हो, सब कहीं ये अप्लाई होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब ही ढलान से होता है। तो जो ढलान पर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वही आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रहेगा ना। ये वाला पॉइंट अगर आप अपने लिए लिखना चाहें तो ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी डायग्राम वायग्राम तो कुछ नहीं बनाना, वो तो वही बस। तो आगे जब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें ये बातें आएंगी आपके सामने, तो बार बार हम लोग यहाँ पर ये सब एनालिसिस नहीं रिपीट करेंगे, वो तो एक बार बता दिया गया, बस हो गया। आगे जब भी हमारे सामने आएगा तो हम यही चीज आपसे पूछेंगे कि इसका स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आपको इसी के बेसिस पर उसका आंसर देना है, ठीक है। तुरंत आप समझ जाओगे कि स्लोप वहां इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। हो गया ना सभी का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, ये तो हो गया ग्राफ, जितने भी ग्राफ थे, जो टाइप से ग्राफ में और जो भी चीजें उसमें यूज होने वाली हैं ग्राफ में, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। जितना यहाँ पर आपको ग्राफ में हमने पढ़ा दिया, इसके बियॉन्ड कुछ भी आपको यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब पूरी फिजिक्स आप पढ़ेंगे, यही सारी चीजें घुमा फिरा के आपके सामने आती रहेंगी, तो इन्हीं का बस हमें यूज करना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने ग्राफिकल एनालिसिस पर।
मतलब जो मोशन इन वन डायमेंशन 4 है, 4 पार्ट थे, तो चौथे पार्ट पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमने तीसरा पार्ट पढ़ा, उसमें पूरे भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ा, कैलकुलस वगैरह सब कुछ। अब ये चौथा पार्ट है जिसमें हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, जिसका यूज पूरी फिजिक्स में भी होना है, ठीक है पार्ट। और इसमें हम लोगों को देखने हैं ग्राफ अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें करना क्या है कि सबसे पहले देखना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, और देन उसके बाद फिर हम लोग वहां पर देखेंगे कि इसके जो टाइप्स हैं उनकी हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, कई जगह पर इसको जरूरत पड़ने पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम ओरिजिन से कोई किसी चीज की पोजीशन बताएं, या हम उसी को उसका डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो हम लोग मेनली इसे अभी यहां पर बोल रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या एसटी ग्राफ। सबसे पहले यहां पर स्लोप की बात करें कि जैसे ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर एक ग्राफ यहां पर ऐसे, ये तो ग्राफ दिखा देगा, यहां पर पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। तो ये जो टेंजेंट है, इसका अगर हम इस टेंजेंट के स्लोप की बात करें तो स्लोप होता है dy बाई dx। तो y की जगह पर क्या है s, तो हमने लिख दिया ds, और x की जगह पर क्या है t, तो हमने लिख दिया dt। तो ds बाई dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये ग्राफ है एसटी ग्राफ, इसका जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर शायद उसमें कैपिटल टी लिखा होगा, उसको स्मॉल टी कर लेंगे। कैपिटल टी लिखा होगा ना, उसको स्मॉल टी। तो लिखेंगे यहां पर स्लोप ऑफ एसटी कर्व, कर्व या ग्राफ कुछ भी, एसटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स वेलोसिटी। स्लोप इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाई dt। ds बाई dt को हम लोग कहेंगे v, और v इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। क्योंकि ds बाई dt को हम v बोलते हैं और स्लोप को हम tan थीटा बोलते हैं। तो इस तरह से यहां पर स्लोप क्या आ गया, ds बाई dt v इज इक्वल टू tan थीटा। नोट कर लिया। अब हम लोग टाइप्स पर आते हैं। तो टाइप्स की एनालिसिस एक ही तरीके से रहेगी, तो हम लोग यहां पर ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो टाइप्स ऑफ कर्व हैं तो उसे हमें समझना है, क्योंकि हमने एक बार समझ लिया तो फिर कैसा भी होगा हम उसकी एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके मतलब का नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा दिमाग हमें ग्राफ में अपना लगाना पड़ेगा। है बहुत आसान, लेकिन हमें जैसे यहां दिख रहा है, तो आपको डायरेक्टली ऐसा भी दिया जा सकता है, या इसमें 2-3 पार्ट जोड़ दिए जाएंगे, तो क्या होगा, तो हमें एनालिसिस आती होगी तो कुछ भी कर ले, उन्हीं को कंबाइन करके हम तमाम सारे ग्राफ बना सकते हैं यहां पर। तो जैसे ये ग्राफ है, तो पहले समझ लो और उसके बाद आपको नोट करना है, ठीक है। तो जैसे यहां पर सबसे पहले आप देखें कि जो यहां पर पार्टिकल है टाइम के साथ, उसके लिए एस ऐसे दिखा दिया गया है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, या यहां पर कुछ और ही हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से? रेस्ट की कंडीशन होगी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से थोड़े जा रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट आपको दिया गया ना, यानी कि पोजीशन आपको दी गई, तो पोजीशन चेंज ही कहां हो रही, आप टाइम के साथ जा रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जैसे हम यहां पर खड़े हैं, 5 मिनट तक खड़े रहे, फिर पूछे आपसे, बताओ डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, 0 हुआ ना, क्योंकि हम वहीं खड़े रहे, हमारा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो आप यहां देखो तो ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जैसे आप देखो टाइम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे पोजीशन दिखाया गया और ये टाइम दिखाया गया, तो टाइम तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है? वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, वाई कांस्टेंट है, यानी कि जो यहां पर एस है वो क्या है, कांस्टेंट। तो एस यहां पर क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको देता है वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा tan 0। वैसे भी हमें पता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है, तो यहां पर tan 0 हो जाएगा, और tan 0 की वैल्यू 0।
यानी कि वेलोसिटी हो गई 0। तो जो इसका रिजल्ट है वो क्या निकलेगा, रिजल्ट वो निकलेगा बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। जो भी बॉडी है, अगर किसी का ग्राफ ऐसे दिखाया गया है तो उसका मतलब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। नोट कर लिया ना आपने। चलिए सेकेंड ग्राफ पर पहुंचते हैं हम लोग। दूसरे ग्राफ में फिर से देखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो एस है, फिर से वही चीजें देखनी है। तो एस यहां पर कांस्टेंट है या बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एस है वाई एक्सिस। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना। यहां पर कम है, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, और ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब y की वैल्यू बढ़ रही। तो y का मतलब क्या है, s है ना यहां पर। तो इसका मतलब हुआ कि s जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर है या पोजीशन, वो उसकी इंक्रीज कर रही। तो s यहां पर हो जाएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा, स्लोप के बराबर। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। क्या यहां पर स्लोप कांस्टेंट है या नहीं? अगर कहीं स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो उसका स्लोप कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0। मतलब याद रखो, वो रटी हुई चीजें हो कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 लिख दो उसको सीधे। तो यहां पर थीटा कुछ भी होगा, 30 हो, 45 हो, 60 हो, लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट ही तो रहेगा। टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ये लाइन है, अब इसको चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ, टाइम बढ़ रहा है, लाइन बढ़ती चली जा रही, पोजीशन उसकी चेंज होती जा रही, लेकिन क्या थीटा पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो इसका मतलब जो स्लोप है tan थीटा, ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमें यहां पर समझ में आ गया कि जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो इसका a हो जाएगा, सीधे a लिख देते हैं तो समझ में आ ही जाएगा ना। a इज इक्वल टू 0। रिजल्ट देखते हैं। देखो, जैसे जब आप अपने घर पर होते हैं तो वापस भी वहीं पर जाना रहता है, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। जो आपका घर है वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो आप जब मॉर्निंग में वहां से चलते हैं तो आपकी जो पोजीशन है वो इंक्रीज कर रही होती है ना, क्योंकि रेफरेंस आपका होम है, वहां से आप दूर जा रहे हैं। यानी कि अगर s की वैल्यू इंक्रीजिंग है तो मतलब बॉडी इज मूविंग अवे, दूर ही तो जाएगी। और जब यहां से वापस जाएंगे तो वही पोजीशन आपकी रेफरेंस से कम होने लगेगी, यानी कि बॉडी इज कमिंग बैक। तो मतलब यह हुआ कि अगर s बढ़ रहा है तो बॉडी इज मूविंग अवे, ठीक है। अगर s बढ़ रहा है पोजीशन, जैसे मान लिया हमारा ये रेफरेंस है, ये हमारा घर है, ठीक है, और हमारा ये सेंटर है जहां पर हम कोचिंग सेंटर में आए। तो आप जब मॉर्निंग में यहां से चले तो जब आप इधर जा रहे थे तो पहले यहां थे, फिर यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, तो आपकी पोजीशन है वो बढ़ती जा रही ना। तो इसका मतलब आप दूर जा रहे हैं अपने घर से, अपने रेफरेंस पॉइंट से। तो इसको हम कहेंगे बॉडी इज मूविंग अवे या गोइंग अवे, कुछ भी बोल दो। लेकिन यहां पर जब आप वापस जाएंगे, रिटर्न होंगे, तो क्या होगा, अभी यहां है तो ये है पोजीशन, फिर यहां पहुंच गए पोजीशन ये हो गया, और वापस पहुंच गए 0 हो गया, ठीक है। मतलब जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंच गए। तो इसका मतलब बॉडी इज कमिंग बैक की कंडीशन हो जाएगी। तो सीधा सा मतलब है कि जब s बढ़ेगा देन बॉडी इज मूविंग अवे, और जब s कम होगा बॉडी इज कमिंग बैक। तो यहां पर एक बात तो ये निकल कर आई कि बॉडी इज मूविंग अवे, यहां से बॉडी इज मूविंग अवे। और फिर दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आया, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। साथ में वेलोसिटी भी उसकी कांस्टेंट है, तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, रिजल्ट बॉडी इज मूविंग अवे with constant velocity. Body is moving away with constant velocity. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो ये भी तो रिजल्ट इससे निकलना, डैश करके आगे लिख लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखो, एक ग्राफ इतना सा आपको दिया गया,
उससे हमें ऐसे रिजल्ट्स निकालने। तो क्या ये रटना थोड़े हमें, हम यहाँ पर ग्राफ देख के ही तो सारी चीजें बता रहे हैं। जैसे उसने एस के लिए पूछ दिया तो हमने कह दिया एस इंक्रीजिंग है, पोजीशन उसकी चेंज होती जा रही, बढ़ रही। वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप होगा, tan थीटा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, बॉडी इज मूविंग अवे विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कुछ ना दिया जाए, खाली आपसे इतना देकर पूछ लिया जाए, बताओ मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स हैं उनको हमें कैसे निकालना है वही हमें सीखना है, बाकी ये सब रटना थोड़े। घर पे जाना करना, जो भी ये डायग्राम्स हैं इनको रफ पर बना लेना, ठीक है, फिर कॉपी बंद करके रख लेना, और उसके बाद अपने आप सोच के लिखना उसमें कि इससे हम क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा तो आइडिया लग ही गया, अपने आप बताना अपने आप। ये कोई जरूरी नहीं कि वही सीक्वेंस भी आपको याद हो। जैसे आपके दिमाग में पहले मान लिया पोजीशन की बजाय वेलोसिटी आ गई, तो अब जब वेलोसिटी क्या होगी तो हमारे दिमाग में आ गया वेलोसिटी होगा स्लोप, तो लिख दो वेलोसिटी स्लोप है, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे करके आप अपने आप उसकी एनालिसिस करना, बाद में रिजल्ट को मैच करा लेना कि कुछ गलत तो हमने नहीं याद कर लिया या गलत तो नहीं समझ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखो थर्ड वाले में अगर हम एस की बात करें, जैसे इसमें था एस यहां पर इंक्रीज करता जा रहा था, तो वैसे आप यहां पर देखो कि इस कंडीशन में जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, एस की वैल्यू कम होती जा रही। पहले y इतना है, फिर y कम हो गया, फिर y और कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो s की वैल्यू कम होती चली जा रही। तो s क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, s डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर हम v पूछे आपसे तो v इज इक्वल टू होगा स्लोप के बराबर, और स्लोप का मतलब होगा tan थीटा। अगेन कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट है स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख गया तो स्लोप कांस्टेंट, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट अगेन। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। रिजल्ट लिखते हैं। अब देखो, अभी आपको हमने समझा दिया था कि अगर जब आप घर से आ रहे थे तो आपका एस इंक्रीज कर, वापस जाएंगे तो एस डिक्रीज करेगा। तो अगर वापस जा रहे हैं तो एस डिक्रीज करेगा, तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर एस डिक्रीज कर रहा है तो बॉडी वापस जा रही है, यानी कि कमिंग बैक की कंडीशन हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बॉडी इज कमिंग बैक। Body is coming back with constant velocity. डैश करके लिख लेंगे, अगेन यूनिफॉर्म मोशन होगा। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, समझना है। कोई भी रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितना भी हम ग्राफ में पढ़ रहे हैं, जितना भी हमने पीछे पढ़ा, जितना आगे पढ़ रहे हैं, तो उसमें ग्राफ में सिर्फ इक्वेशंस का ध्यान रखना है कि जो इक्वेशंस आपको बताई गई वो इक्वेशंस कैसे आपको बताई गई हैं, किसकी क्या इक्वेशन है, और बाकी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं। बाकी ये सब रटने वाली चीजें नहीं, इसको एक बार समझ लिया बस काम खत्म हो गया। दोबारा 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी ऐसे ही बस समझ के बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोग की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ। बिल्कुल नेगेटिव होगी, जैसे आप वापस आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90, तो ऑटोमेटिकली v क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहां पर कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी होगी। तो वही अभी हमने एग्जांपल दिया था ना कि जैसे यहां पर ये रेफरेंस है, आप कोचिंग सेंटर तक आ गए, अब वापस जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को अगर आपने प्लस लिया था जाते समय, तो वापस वाली डायरेक्शन आपकी माइनस हो जाएगी। वो चीज आ भी रही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, इसमें अगर हम एस की बात करें तो जो एस है अगेन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है ना, टाइम के साथ में एस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो एस यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब जैसे इस ग्राफ में अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा, तो v इज इक्वल टू रहेगा तो स्लोप ही ना। अब tan थीटा नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हम tan थीटा के बेसिस पर इसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना जो तरीका सीखा है उसके बेसिस पर सीखेंगे। ठीक है, क्या बताया गया था कि अगर हम इसका स्लोप देखना चाहें कि स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि जैसे स्लोप बढ़ता है, आप ये इमेजिन करो कि आप इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसे बेंड हो जा रहा है, इस तरीके से हो जा रहा है, तो इसके ऊपर आगे की तरफ जाना, आगे जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई ज्यादा काम नहीं, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आगे की तरफ जाने में। तो इसका मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहां पर v इज इक्वल टू स्लोप क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो ऐसे डाउनवर्ड एरो बना देते हैं, समझ जाएंगे ना, v इज इक्वल टू स्लोप डिक्रीजिंग। और स्लोप यहां पर घट रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप अगर स्लोप की साइन लिखना चाहे वेलोसिटी का, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहीं पर भी स्लोप ड्रॉ करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट का एंगल 90 से कम आएगा, यानी कि जो भी स्लोप होगा या वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ही देख लो, एस इंक्रीजिंग दिखाया गया ना, बॉडी इज मूविंग अवे, तो बॉडी इज मूविंग अवे का मतलब वेलोसिटी उसकी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यहां पर अगर यहां पर हम एक्सलेशन की बात करें, एक्सलेशन की, तो जो एक्सलरेशन होगा यहां पर वेलोसिटी को देखकर हमने देखा यहां पर, तो वो एक्सलरेशन यहां पर रहेगा, लेकिन वो एक्सलेशन किस तरह का रहेगा, क्या रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट हम यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसको कैसे निकाला जाएगा वो आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे। जैसे उसमें तो आसान था तो आपको बता दिया गया, बट यहां पर थोड़ा सा है, इसको फंक्शन बनाकर फिर इसको डिफरेंशिएट करके निकालना पड़ता। तो मैंने एक क्वेश्चन डाल रखा है, उस क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कि यहां पर एक्सलेशन कैसे निकाला जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यहां पर रिटार्डेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही ना, तो यानी कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ए अगर आप निकालोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन की कंडीशन है, उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग इतना ही लिखेंगे और इसके बाद सीधे सीधे हम लोग रिजल्ट लिख लेंगे। आप इतना लिख सकते हैं यहां पर रिटार्डेशन, जैसे यहां पर ये लिखा, इसके आगे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब ये इंप्लाई कर रहा है रिटार्डेशन को। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉडी इज मूविंग अवे, बॉडी इज मूविंग अवे विद रिटार्डेशन। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जैसे कुछ भी दे सकता है कि अगर बॉडी जा तो दूर रही है, लेकिन उसमें एक्सलेशन नहीं है, उसमें क्या है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन है तभी तो दूर जा सकती है, जा सकती कि नहीं जा सकती, जा सकती ना। जैसे कोई कार है, तो कार जैसे जा रही रोड पर, तो कार जा रही थी, फिर अचानक उसने ब्रेक लगा दिया, तो जब वो कार पर ब्रेक लगाएगा तो भी तो कार वैसे जाएगी ना, ऐसे तो ब्रेक लगाया तो कार घूम इधर खड़ी हो गई, तो जा रही, तो उल्टा तो चलने नहीं लगेगी, जाएगी तो वैसे ही। यानी कि अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो भी वो वैसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसका एस भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी घट रही है। यानी कि वेलोसिटी घटने का मतलब हो गया रिटार्डेशन, और एस इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन उसकी बढ़ रही। ठीक है, तो आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहां पर अप्रोक्सीमेट करके आपको आंसर मैचिंग का भी दिया जा सकता है, कि जैसे हमने एक कंडीशन बना दी कि एक कार जा रही है रोड पर स्ट्रेट लाइन में, और उस पर अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, तो कौन सा इसमें से ग्राफ उसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए सुइटेबल ग्राफ हो सकता है। अब हमने बना दिए 4 ग्राफ। अब आपको वहां देखना है कि अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो वो उल्टा तो चलेगी नहीं,
तो इसका मतलब एस उसका बढ़ते हुए दिखना चाहिए आपको ग्राफ में। और दूसरा, जब ब्रेक लगाते हैं तो रिटार्डेशन जनरेट होगा, यानी कि स्पीड कम होते हुए आपको दिखनी चाहिए। तो जिस ग्राफ में ये दोनों चीजें मैच कर जाए उसको उठाकर टिक कर दो। समझ गए ना? तो उल्टा सीधा कैसे भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको बस एनालिसिस करना आना चाहिए। रटोगे कोई मतलब नहीं, बेकार ही मेहनत आपकी चली जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना सर मेहनत तो हमने बहुत की, मजा कुछ नहीं आया, टेस्ट में सब गड़बड़ हो गया। तो मेहनत आप कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, कि आप जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत करना और मेहनत को सही तरीके से करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, खाली मेहनत करते जा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं दिमाग में, कोई स्ट्रेटजी नहीं दिमाग में, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसमें बताया गया वो सब दिमाग में है ही नहीं, और आप करते जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। अगर आप रिवाइज करते हैं तो जैसे हमने रिवीजन का तरीका आपको बताया था कि आप एक रिवीजन ऐसे करते हैं, कॉपी देखा, हाँ 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 हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, एक होता है कि हर एक स्टेप को आपको समझना है कि ऐसा कराया गया तो क्यों ऐसा कराया गया, ये इक्वेशन यूज की गई तो क्यों यूज की गई, कैसे हम क्वेश्चन को थिंक करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। ऐसे जब करोगे तो उसमें टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो वो फिर भूलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, बहुत समय तक वो आपके माइंड में रहेगा। तो वो चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि हमें कैसे रिवाइज करना है, कैसे चीजों को बताया जा रहा है। खाली बैठ के रट लिया आपने, कोई रिजल्ट आपका नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो ध्यान देना कि बस समझना है स्ट्रेटजी क्या है, कैसे उसको एक्सेस कराई जा रही है वो आपको समझ के और उसे याद कर लेना है कि हाँ ऐसे ऐसे हम करेंगे। स्टेप्स याद करने की कोई यहां जरूरत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। जैसे यहां पर देखें, अब इस केस में अगर आप देखो तो अगेन अगर आप देखो तो एस क्या है, इंक्रीजिंग ही तो है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो वाई एक्सिस बढ़ता जा रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पर क्या है, एस, तो इसका मतलब एस बढ़ता जा रहा है। अब दूसरे नंबर पर हम वी लिखेंगे, तो वेलोसिटी का मतलब स्लोप से है। अब आप बताओ यहां स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कठिन होता जाएगा, स्लिप कर जाएंगे, तो इसका मतलब आगे जाना हमारे लिए कठिन है। और अगर आगे जाना कठिन है तो स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहां पर स्लोप हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं, जैसे अगर स्लोप का आप इंक्रीजिंग लिख दिया तो यहीं से एक रिजल्ट ये भी निकल कर आ रहा है कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो 100% एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। ऐसे यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कहीं पर, तो टेंजेंट अगर कहीं पर भी आपने ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो यानी कि वेलोसिटी यहां पर पॉजिटिव है, और साथ में ये भी इंप्लाई कर रहा है वेलोसिटी बढ़ना मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पर लिख सकते हैं रिजल्ट इसका, एस इंक्रीज करने का मतलब बॉडी इज मूविंग अवे, और वी इंक्रीज करने का मतलब एक्सलेशन, मतलब विद एक्सलरेशन। अब वो एक्सलेशन यहां पर किस तरह का रहेगा वो बात की बात है, वो हम लोग क्वेश्चन में सीख लेंगे। एक्सलेशन कांस्टेंट होगा या एक्सलेशन वेरिएबल होगा, वो क्या रहेगा वो बात की बात। तो बॉडी इज मूविंग अवे विद एक्सलरेशन, और मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सलेशन आ गया, वेलोसिटी में चेंज शुरू हो गया, चाहे वो एक्सलेशन हो, रिटार्डेशन, मोशन नॉन यूनिफॉर्म, लिख लो। बॉडी इज मूविंग अवे विद एक्सलेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नोट कर लिया ना आपने? नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। बताओ जल्दी से, एस के लिए क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो टाइम के साथ हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ आने का मतलब वाई एक्सिस की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी, तो यहां पर एस की वैल्यू है डिक्रीजिंग।
जैसे एस डिक्रीजिंग यानी कि बॉडी इज कमिंग बैक, वापस आने की कंडीशन हो गई, तुरंत समझ में आ गया हमें। अब यहां पर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का मतलब स्लोप, स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। इसके ऊपर आगे की तरफ चलना हमारे लिए मुश्किल काम है, ठीक है, हम तुरंत स्लिप कर जाएंगे, इसके ऊपर चल ही नहीं पाएंगे। तो आगे चलना अगर कठिन है तो स्लोप इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब एक्सलेशन होगा। अब यहां पर जरा देखो, यहां पर v जो है वो स्लोप इंक्रीजिंग की कंडीशन आपको दिखाई गई है, और इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं। आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा, वो एंगल आएगा, वो 90 से ज्यादा आएगा। ऐसे लाइन वैसे ही पता है स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी माइनस हो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप एक्सलेशन निकालोगे तो 100% एक्सलेशन नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। अगर इसका फंक्शन निकाले तो 100% वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव एक्सलेशन और नेगेटिव वेलोसिटी बन जाएगा वो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी कि हम सीधे इसी से समझ जाएंगे ना, वेलोसिटी बढ़ रही तो एक्सेलरेशन होगा। आपको ये पॉइंट बताया गया था, टेस्ट में भी दिया था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि स्पीड है किस डायरेक्शन में। तो अगर स्पीड और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो भी तो एक्सेलरेशन ही हो जाएगा, बढ़ेगी ना। तो हम वेलोसिटी देखकर ही लिख देंगे कि ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप, ये सॉरी एस की वैल्यू घट रही यानी कि बॉडी इज कमिंग बैक विद एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। बॉडी इज कमिंग बैक विद एक्सेलरेशन, अगेन मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। देखते हैं 7 नंबर। अब 7 नंबर की कंडीशन में अगर आप देखें तो एस की वैल्यू फिर से घट रही, टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा डिक्रीजिंग। एस हो गया डिक्रीजिंग। वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा स्लोप, स्लोप डिक्रीजिंग। इसके ऊपर आगे की तरफ चलना हमारे लिए आसान है, हम भाग सकते हैं इसके ऊपर, तो स्लोप हो जाएगा यहां पर डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब यहां पर डिक्रीजिंग स्लोप है यानी कि वेलोसिटी घट रही, और वेलोसिटी का घटना मतलब रिटार्डेशन। अगर आप देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए यहां पर कि एक्सेलरेशन ए का साइन कैसा होगा, यहां पर माइनस या प्लस, माइनस हो गया प्लस, कुछ लोग माइनस बोल रहे हैं, कुछ लोग फिर से देखो, एक्सेलरेशन का साइन आप डिसाइड कैसे करेंगे, वेलोसिटी का पहले साइन देखो, तो वेलोसिटी का साइन क्या होगा, माइनस होगा ना, वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अब यहां पर हमें देखना है कि वो एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होगा ना, वेलोसिटी घट रही है ना, तो वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन जब भी होगा तो दोनों का साइन अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देखो वेलोसिटी का साइन अगर माइनस है तो ए का साइन प्लस होगा, तो जितने लोगों ने प्लस आंसर दिया था वो सही था। आप देखो पता सब रहता है, क्वेश्चन आप जो पेपर बनते हैं, जो पेपर इस समय आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन छोटा ही रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कैसे भी घुमाया जा सकता है। आप पता लगा उसने कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ ऐसे बना दिया, पूछ लिया बताओ यहां पर साइन कैसा होगा एक्सेलरेशन का। अब आपके लिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लेकिन अब आप पता लगा एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे, आधे लोग प्लस लिख कर आ रहे हैं, कोई माइनस लिख कर आ रहा है, कोई कह रहा है पता ही नहीं हमें। तो यहां पर जो कंडीशन है उसको एनालाइज करना सीखो। जैसे वही यूनिट डायमेंशन तुमने पढ़ा, वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन तुमने पढ़ा, और वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब दिए गए तो वहां पे आपके गलत हुए या उसमें आप फंस गए या घूम गए, वहां पर क्या होगा। तो आपको जो चीजें बताई जाती हैं उनसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे बनाने हैं, तो वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब पेशेंस चाहिए आपको, हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। एग्जाम में जब आप टेस्ट दे रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं
तो वहां पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सब गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि जल्दबाजी में आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो हर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है। कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो सकते हैं, कुछ वहां पर देर में भी हो सकते हैं। जैसे यही था, सब लोग कर सकते थे क्योंकि इसमें कुछ भी हमने नई चीज नहीं पूछी, सब कुछ सिंपल था आपके लिए, क्योंकि सब कुछ पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यहां पर क्या था कि आपको थोड़ा पेशेंस के साथ रुक कर सोचना था, लेकिन यहां सोचेगा कौन? जैसे प्लस होगा मान प्लस माइनस प्लस, तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार सोचो तो कि क्या साइन का तरीका है। हमने यहां पर क्या बताया कि पहले आपको अगर एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन का साइन आपसे पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना, वेलोसिटी का पहले देखो ना साइन। तो वेलोसिटी का साइन है माइनस, साथ में वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही? घट रही, मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में हमें पता है दोनों के साइन अलग होंगे, अपोजिट होंगे। तो अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस होता तो वो, बस सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आप देखकर तुरंत वहां पर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पूछा नहीं जा चुका, ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें एक पार्ट नहीं, उसमें 3-4 पार्ट जोड़ के बनाया गया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें दे रखा हमने असाइनमेंट में। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? यहां पर जो रिजल्ट आएगा, बॉडी इज कमिंग बैक विद रिटार्डेशन। बॉडी इज कमिंग बैक विद रिटार्डेशन, अगेन मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ऐसा थोड़े होता है कि जैसे जो पढ़ाया जा रहा है तो वो हमेशा सीधा सीधा ही आ जाए, लेकिन उसी के एनालिसिस करना सीखना रहता है। इसीलिए आपको बताया जाता है बार बार कि आप एनालिसिस करना सीखो। जैसे मान ले यही चीज आपको भी हमने पढ़ाई, अब हमने आपको वहां पर ऐसे दे दिया ग्राफ की ये टाइम है और ये यहां पर एस बना दिया हमने। अब उसमें हमने एक पार्ट ऐसे बना दिया, एक पार्ट हमने ऐसे बना दिया, एक पार्ट ऐसे बना दिया, फिर ऐसे हमने बना दिया। अब हमने यहां पर रख दिए 4 पॉइंट, ए बी सी और डी, ऐसे रख दिया हमने। हमने आपसे पूछ लिया यहां पर कि एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसका एसटी कर्व ऐसे दिखा दिया गया है। अब आपको ये बताना है कि बॉडी कहां कहां पर फोर्स फील करेगी, किन किन पॉइंट्स पर उसे फोर्स फील होगा। ए पर, बी पर, मतलब ऐसे बना दिया, या ए बी सी पर, या बी सी डी पर, या सी और डी पर, सिर्फ ऐसे ऐसे करके ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं ना। अब आपको बताना है कहां कहां पर फोर्स फील होगा। सी और डी पर, सी एंड डी। और कोई कुछ? यही सभी को समझ में आ रहा है? सी और डी पर फोर्स फील होगा ना उसको। देखो ए और बी पर, अब हमने सबसे पहले ध्यान किस पर दिया? डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है, यानी कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो जब दोनों जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ क्या होता है हमें। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, यहां पर स्लोप घट रहा है, यहां पर भी स्लोप घट रहा है। ठीक है, तो दोनों जगह पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी घटेगी। अब वेलोसिटी बढ़े चाहे घटे, अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो रिटार्डेशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो एक्सेलरेशन। लेकिन डिक्रीमेंट अगर रिटार्डेशन है तो भी तो फोर्स लगेगा ना, F बराबर है में, बस अपोजिट लगेगा मोशन के। यानी कि सी पॉइंट और डी पॉइंट पर दोनों जगह पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन है तो वहां पर फोर्स भी होगा, और वो मोशन के अपोजिट होगा। ये भी जोड़ा जा सकता है उसमें कि मोशन के अलोंग द मोशन या अपोजिट टू द मोशन। तो ये हो जाएगा अपोजिट टू द मोशन, क्योंकि अगर इस कंडीशन में देखें तो वेलोसिटी घट रही है, और इस कंडीशन में भी देखें तो वेलोसिटी घट रही है। तो वेलोसिटी घटना मतलब रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब अपोजिंग फोर्स लगेगा वहां पर। ठीक है, तो सोचो जो चीजें हमने पढ़ी है रिजल्ट तो वहीं से आया, बस क्वेश्चन को घुमा दिया गया। तो जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जाता है लैंग्वेज में तो आप पकड़ो ना कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कहां फोर्स होगा, तो दिमाग लगाओ, फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि जहां पर ए आएगा वहां पर फोर्स होगा। आप चेक कर लो ए कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, बस काम खत्म हो गया। ठीक है,
तो ये तो हो गया हम लोगों का पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वीटी ग्राफ। अब जैसे यहां पर v है, यहां पर t है, तो अगर हम स्लोप की बात करें तो वो होता है dy बाई dx। अगर हम v की जगह पर y की जगह पर रख दें v और x की जगह पर रख दें t, ये क्या बन जाएगा? एक्सलेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पर, वो हमें क्या देगा? एक्सलेशन देगा। तो लिख लेंगे, slope of VT curve gives acceleration. Slope of VT curve gives acceleration. नोट कर लिया? अब आप यहां पर देखो जरा, ये जो आपको दिखाया गया है यहां पर ग्राफ, तो ये जैसे इसमें हम लोगों ने एक तो स्लोप वाला देख लिया, वो एसटी में भी हमने देख लिया था। यहां पर जरा देखो, जैसे अगर एक वीटी ग्राफ लिया जाए और उसका एक सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन हमने बना दिया, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, तुमने एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब आप इस कंडीशन में अगर एक टाइम लें, जैसे यहां से लेकर यहां तक का जो ये टाइम है, ये जो टाइम है यहां से यहां तक का, वो टी के बराबर है। तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ये पॉइंट आएगा, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट हमने दिखा दी है, तो सब कहीं एक जैसी रहेगी। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को यहां से ऐसे मिला दें, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये एक रेक्टेंगल आयत जैसा दिख रहा है ना, और इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो, तो ये तो v हो गया और ये t हो गया, तो जो इसका एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, एरिया इज इक्वल टू v इंटू टी। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर इसका मतलब इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां साथ में लिख दिया गया और डिस्टेंस, तो कब डिस्प्लेसमेंट देगा कब डिस्टेंस, वो अभी हम लोग समझ लेंगे। मतलब हमें कुल मिला के पता चल गया कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका जो एरिया होगा किसका? ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और या फिर वो हमें डिस्टेंस देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो एरिया बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, वही यहां पर लिख दिया गया। अब आप देखो ये पॉइंट आगे लिख भी दिया गया है। ये जो हम लोग एरिया वगैरह कहीं पर कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसमें कब डिस्प्लेसमेंट निकलना है, कब डिस्टेंस निकलना है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखो यहां पर सबसे पहले तो ये लिख ही दिया गया यहां पर, आप उसे पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा आपको। अब देखो वहां पर क्या लिखा पॉइंट, एरिया बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, मतलब वो विस्थापन देगा या फिर वो आपको दूरी देगा। एरिया विद प्रॉपर साइन, देखो क्या लिखा, विद प्रॉपर साइन, मतलब प्रॉपर साइन अगर आप लगाएंगे उसमें कि प्लस है या माइनस, तो वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एंड विदाउट साइन, विदाउट साइन का मतलब प्लस लेना है, ऐसा नहीं कि प्लस भी हटा दिया माइनस भी हटा दिया, मतलब कुछ तो लगेगा ना। तो विदाउट साइन का मतलब हम प्लस माइनस में डिफरेंशिएट नहीं करते, हम सबका प्लस ही मान के चलते हैं। विदाउट साइन गिव्स डिस्टेंस। तो हम यहां पर अगर ऐसा कोई भी ग्राफ बनाए, तो इसमें अगर आपको लिखना हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया गया, विद साइन। विद साइन का मतलब ऊपर का प्लस लेना है और नीचे का माइनस लेना है, क्योंकि माइनस साइड में हो जाएगा। तो a1 माइनस a2 प्लस a3। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया पहले निकाल लेंगे, एरिया निकालना हमें पता ही है, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रेपेजियम हो, कुछ भी हो, हम उसका एरिया निकाल लेंगे। उसके फॉर्मूले हमने लास्ट टर्न पे आपको पढ़ा दिए थे। तो आप एरिया पहले निकाल लेंगे, उसमें कोई साइन नहीं रखना है,
मतलब ऐसा नहीं कि A2 निकालेंगे तो पहले से ही माइनस रख देंगे, नहीं, सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो उसने हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो हम सबको विद साइन ऐड करेंगे, A1 माइनस A2 प्लस A3। लेकिन अगर उसने हमसे पूछा डिस्टेंस तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, मतलब साइन यूज नहीं करना, सबका ही प्लस ही यूज करना है आपको, सभी का साइन, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस। और आप सोचो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी तो पूछी जा सकती, क्योंकि अगर उसने पूछा एवरेज वेलोसिटी तो तुम्हें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस। तो अगर उसने पूछ दिया इतने समय में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो भी तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट को निकाल के टाइम से डिवाइड कर देना, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। हर तरह के क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं, लेकिन एक बार पहले से आपको बताते चले, ये नोट कर लो जल्दी। इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको कई जगह पर मिलेंगे पूरी फिजिक्स में, तो उसमें कुछ करना नहीं रहता, एरिया निकालना रहेगा, बस कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, तो उसमें वर्क निकालना रहता है, तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको दिया जाता है और उसका एरिया निकाल के हम उसको बता देते हैं कि वो वर्क हो जाएगा। जैसे अगर हम हीट पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिया जाएगा, उसका एरिया निकालकर हम वहां पर वर्क डन बता देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम से। तो आपको अलग अलग जगह पर, कई जगह पर ये कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है, तो सब में एक ही जैसा रहता है। जब एरिया निकालने की बात आएगी तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बाकी थोड़ा बहुत उसमें जो भी पॉइंट्स वहां के होते हैं वो आपको जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं, फिर से वही कंडीशन आ गई, टाइप्स ऑफ वीटी कर्व। तो हमने वहां पर सीखा, वही चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं, उसी तरह से यहां पर रिजल्ट्स निकालेंगे, बस अब की बार चीजें बदल गई क्योंकि वेलोसिटी और टाइम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहले, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक पॉइंट है कि आप यहां पर जो भी ग्राफ है उससे ये नहीं बताएंगे कि बॉडी इज कमिंग बैक या बॉडी इज मूविंग अवे, क्योंकि इसके लिए आपको एक कंडीशन और पता होनी चाहिए कि उसका रेफरेंस वो वाकई में कहां मान रहे। जैसे पोजीशन है, आपको t इक्वल टू 0 पर s इक्वल टू 0 दे दिया गया, तो हमें पता है रेफरेंस है, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कि एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो क्या आप उस पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हैं? नहीं पता, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, मतलब जहां पर हमने काउंटिंग शुरू की वहां वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो आपकी वेलोसिटी उस समय आप कहां पर थे, ठीक है। जैसे अगर आपकी पोजीशन आपसे कह दिया गया कि भाई आपका घर आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो जब आप घर पे होंगे तो आपका एस क्या होगा, 0, वहां की पोजीशन 0। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 तो यहां पर भी है ना, तो आपको नहीं पता कि आप कहां पर हैं। t इक्वल टू 0 पर अगर वेलोसिटी 0 कह दी जाए तो हो सकता है कहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर दें, तो मतलब हम उसे नहीं समझ पाएंगे कि यहां पर बॉडी इज कमिंग बैक की कंडीशन है, बॉडी इज मूविंग अवे की कंडीशन। जैसे आपका कोई दोस्त अभी फोन करे आपको, कहते मेरी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, बताओ क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो मतलब अब वो आपसे अगर ये पूछे कि हमारी वेलोसिटी 100 है तो हम किधर जा रहे हैं, तो क्या बता दोगे? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि वो हो सकता है लखनऊ की तरफ आ रहा हो या लखनऊ से दूर जा रहा हो, तो कुछ भी कंडीशन वहां पर हो सकती है। तो हम सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू, मतलब उसकी स्पीड की वैल्यू समझकर ये चीज नहीं बता पाएंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन पॉसिबल है, कुछ और वहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए इस केस में हम बॉडी इज कमिंग बैक या बॉडी इज मूविंग अवे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वो किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसमें हम लोग उसको देखकर हम बता देंगे कि क्या सिचुएशन होगी। तो यहां पर एक बात तो वो हम अपने माइंड से निकाल दें, यहां पर बाकी क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं वो हमें समझना है। जैसे सबसे पहले आप देखो यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, बॉडी इज एट रेस्ट या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में v दिया गया है, तो टाइम के साथ v में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज, वाई एक्सिस पर कोई चेंज नहीं, यहां पर जो वैल्यू वही यहां वही यहां, यानी कि v में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब जो रिजल्ट हो जाएगा वो हम कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी।
बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बार बार हमें ये लिखने की तो जरूरत है नहीं, एक आधे में लिखना चाहो लिख लो कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो लिखना चाहे आप डैश करके लिख लो, अदरवाइज बार बार क्या करेंगे लिख कर, ये तो याद ही हो गया हम लोगों को, यूनिफॉर्म मोशन। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, लिख लिया ना सभी ने? सेकंड वाला जो ग्राफ है वो वैसे ही फिर दिखाया गया जैसे एसटी में हम लोगों ने देखा था। तो यहां पर क्या दिखाया गया है इस तरीके से, तो जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी ना। वेलोसिटी जैसे आप जब भी आप जो चीज यहां पर पूछी जाती है उसको देखें, या जो भी चीज आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें कई बार जल्दबाजी में गलती होती है। और वो गलती क्या होती है, जैसे आप देख तो रहे हैं वी और दिमाग में आपके चल रहा है स्लोप, ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी दिमाग में तुम्हारे, देख रहे हैं वी, चल रहा है दिमाग में स्लोप, स्लोप क्या होगा कांस्टेंट, तो जल्दबाजी में आप क्या लिख दोगे वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये गलतियां होती, ये ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं, पता है, अगर आपके पास टाइम हो, जल्दबाजी में नहीं है, स्ट्रेस में नहीं है, तो आप ध्यान से समझ के देंगे आंसर। लेकिन जल्दबाजी में ये हो जाता है कि दिमाग में कुछ और चल रहा है और सामने दिख कुछ और रहा, मिक्स करके हम लिख देते हैं रिजल्ट। तो यहां पर टाइम के साथ आप देखें वी की वैल्यू बढ़ रही, यानी कि v क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट है एक्सलेशन, एक्सलेशन यहां पर कांस्टेंट होगा क्योंकि एक्सलेशन स्लोप के बराबर होगा। तो एक्सलेशन इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप यहां पर क्या होगा कांस्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इंक्रीजिंग से ही हम समझ गए थे कि ये एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी, रिटार्डेशन की नहीं, वेलोसिटी बढ़ रही ना, तो यहां से भी हमें पता चल रहा है कि ये कंडीशन क्या होगी एक्सेलरेशन की। तो हम यहां पर रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं ना, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जैसे साइन, यहां पर आप साइन भी मैच करा सकते हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है, लेकिन यहां साइन मैच करा सकते हैं। टाइम एक्सिस के ऊपर जो वाई एक्सिस होती है, यानी कि एक्स के ऊपर वाई एक्सिस, वो प्लस होता है माइनस, यानी कि यहां से यहां तक जो वेलोसिटी है वो प्लस होगी ना, क्योंकि ऊपर वाली एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन की कंडीशन है तो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव देखो यहां पर है कि नहीं, थीटा अगर 90 से कम है तो ए भी तो पॉजिटिव होगा, तो यानी कि दोनों चीजें पॉजिटिव है, मैच कर रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, मतलब सब कुछ वो मैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉडी इज मूविंग, body is moving with constant acceleration। body is moving with constant acceleration। इस केस में एक इंफॉर्मेशन और हमें मिल रही है, जैसे अगर हम यहां पर पूछे कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगा, जीरो होगा ना। इनिशियल का मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो पर आप देखो वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो आप यहां पर लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी is 0 and its initial velocity is 0। नोट कर लिया। थर्ड नंबर और सेकंड नंबर दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे आप यहां पर देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पर भी तो वही वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, और अगर स्लोप देखेंगे tan थीटा तो वो कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीजें तो एक ही जैसी हो गई ना, v के आगे लिख लेंगे, लिखो साथ में इंक्रीजिंग
v इंक्रीजिंग। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या, एक्सलेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और एक्सलेशन कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सलेशन। लेकिन यहां पर क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नहीं। एट t इज इक्वल टू जीरो अगर आप देख रहे हैं तो वेलोसिटी यहां पर कुछ भी हो सकती, मान लिया कुछ भी है v नॉट या u कह दें इनिशियल वेलोसिटी उसकी, तो यहां पर कुछ भी उसकी वेलोसिटी है बट वो जीरो नहीं है। तो हम लोगों के पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट लिखेंगे बॉडी इज मूविंग with constant acceleration and its initial velocity is not zero. Body is moving with constant acceleration and its initial velocity is not zero. क्लास में जब भी आप जो भी चीज पढ़ें, ठीक है, मतलब जैसे हमारे साथ एक रिदम बनाकर ही पढ़ें और चीजों को समझने की यहीं पर कोशिश करें। मतलब जैसे कई लोगों के दिमाग में रहता है अरे वीडियो तो मिल ही जाएगा, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे देख लेंगे, लेकिन ये जान लो कि वो कितना, तुम्हारी सोच कितनी खतरनाक है तुमको आइडिया भी नहीं। क्योंकि आपका जो ये लेक्चर है वो 2 घंटे का लेक्चर है, मान लो तुम 2x की स्पीड पे भी भागोगे तो भी तुम्हारा 1 घंटा तो लगेगा ही। अब आपके पास बाकी कुछ भी पढ़ने को है, जो चीजें भूल रहे हैं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने को, और यहाँ तो तुम बैठे ही हो पढ़ ही रहे हो, ये टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो और घर पे जाके इसको 2x की स्पीड में पढ़ोगे तो क्या ही कर लोगे। 2x में क्या होता है, कुछ होता है, खाली खाना पूर्ति होती है कि बस हम पढ़ रहे हैं, तुम्हें सांत्वना मिल जाती है बस, लेकिन अंदर अंदर तुम्हें पता रहता है कि क्या है, तुम्हें बस ये लगता है थोड़ा गिल्ट कम फील होता है, ऐसा लगता है हमने कुछ तो कर लिया, माँ बाप पे थोड़ा तो एहसान कर ही दिया हमने। तो लेकिन वीडियो बहुत खतरनाक होते हैं, उनके मतलब चक्कर में आपको ज्यादा नहीं पड़ना। हर तरह के वीडियो खतरनाक होते हैं, तो तो इसलिए वीडियो के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है यहीं पर कंसंट्रेट होकर पढ़ो। कोशिश ये करो कि यहां पर ही आपको सारी चीजें से समझने की कोशिश करेंगे, इतना समझाया जा रहा है तो सारी चीजें समझ में यहीं आ जाएंगी, दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस कहीं पर फंस गए तो उतना पार्ट खोलकर आप चेक कर सकते हैं कि वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो ये केस हो गया ना, आगे देखते हैं हम लोग 4th नंबर। फोर्थ नंबर में आप देखो यहां पर, तो इस कंडीशन में जैसे जैसे टाइम के साथ आप आगे की तरफ बढ़ेंगे वेलोसिटी कम होती जा रही है, डिक्रीजिंग है, तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है v का वो है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ेंगे आगे y एक्सिस की वैल्यू कम होती जा रही। अगर हम बात करें एक्सलेशन की तो एक्सलेशन स्लोप के बराबर ही होगा tan थीटा, एक्सलेशन स्लोप, लेकिन स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी अगर घट रही है तो हमें वहां से एक आइडिया लग गया कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है रिटार्डेशन होगा ना, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। अगर आप साइन मैच कराना चाहो तो आप यहां पर देखो कि दोनों के साइन अपोजिट आने चाहिए। टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव होगी ना, यानी कि यहां पर अगर हम वेलोसिटी का साइन देखेंगे तो वेलोसिटी का साइन प्लस आएगा, और अगर एक्सलेशन निकालोगे तो tan थीटा निकालोगे, tan थीटा का मतलब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90, प्लस आएगा माइनस, माइनस आएगा, दोनों हो गए ना अपोजिट, और अगर अपोजिट होंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा, आप उसको चेक करो या ना करो। यहीं से देख के कि अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो 100% वहां पर रिटार्डेशन की ही कंडीशन आएगी। वो रिटार्डेशन यहां पर कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग रिजल्ट लिखेंगे बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट रिटार्डेशन।
कांस्टेंट रिटार्डेशन। इनिशियल वेलोसिटी अगेन नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आप t इक्वल टू जीरो पर देखें तो वेलोसिटी जीरो नहीं है, ठीक है। आल्सो इनिशियल velocity is not zero. Initial velocity is not zero. नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पे। अब यहां पर जरा समझना है हमें कि टाइम के साथ हमें दिख रहा है वेलोसिटी बढ़ रही, इंक्रीज कर रही ना टाइम के साथ। जैसे आप यहां से चेक करो कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं y एक्सिस की वैल्यू बढ़ती तो जा रही, और y एक्सिस पर क्या है v, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही टाइम के साथ। जैसे हम पीछे एनालिसिस कर रहे हैं वैसे यहां पर तो टाइम के साथ v की वैल्यू बढ़ रही, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे v इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग है तो पहले ही क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ही होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब कि जो साइन v का आएगा वही सेम साइन a का भी आएगा। वो आप चेक करो, अगर वो प्लस है तो दूसरा भी प्लस ही आना है। तो आप यहां पर देखें v इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अगर हम यहां पर बात करें तो एक्सेलरेशन यहां पर स्लोप के बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप। a इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है। ऊपर जाना हमारे लिए आसान होगा, तो इसका मतलब हुआ कि स्लोप है डिक्रीजिंग। अब यहीं से हो गई प्रॉब्लम कि वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन घट रहा है। एक्सेलरेशन घट रहा है तो भी हम बोल रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है ये हमें समझना है कि क्या ये सही है या गलत है कि एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन वेलोसिटी हम क्या लिख रहे हैं? वेलोसिटी बढ़ रही। तो ये चीज अगर यहां ग्राफ से हमने एनालिसिस की है और प्रॉपर एनालाइज करके लिखा है तो होगा तो सही ही, बट हमें समझना है कि यहां पर ये सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो एक्सेलरेशन जब घटता हुआ दिखता है तो हमारे दिमाग में घूमने लगता है रिटार्डेशन, लेकिन जो डिक्रीज इन एक्सेलरेशन होता है वो एक्चुअल में रिटार्डेशन नहीं होता है, वो एक्सेलरेशन ही होता है। वो घटाएंगे तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट अगर आपने एक्सेलरेशन को कम कर दिया तो वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी, मतलब फिर तेजी से नहीं बढ़ेगी। जितना एक्सेलरेशन कम होगा उतना ही वेलोसिटी में चेंज कम आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे अगर हम यहां पर एक कोई भी बॉडी यहां पर ले लें और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जैसे हमने मान लिया 5, ठीक है, और हमने एक्सेलरेशन यहां पर जो है उसको मान लिया यहां पर 10। तो अगर हम 2 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी देखें यहां पर, ठीक है, तो वो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो या ऐसा करते हैं आसान करने के लिए कैलकुलेशन, इसको मान लेते हैं 0, ठीक, कुछ भी मान लेते हैं, हमें बस देखने चेक ही तो करना है। 0 मान लिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर क्या हो गई? 0, यानी कि v की वैल्यू आ गई 80। अब आप देखो यहां पर t की वैल्यू 2, एक्सेलरेशन है 10, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20। फिर यहां पर अगर हम देखें फिर 2 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं, तो फिर 2 सेकंड के बाद तो अगर आप देखो तो ये 20 है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ले लो तो स्टार्टिंग से कितना? 4 सेकंड, तो इसका मतलब यहां पर कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी ना। कैलकुलेट करके आप यहां पर कितनी वेलोसिटी लाएंगे? जैसे यहां से देखें 2 इंटू 2 4 हो गया ना, तो 4 का मतलब यहां पर टाइम रखेंगे 4 सेकंड, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना 10, तो एक्सेलरेशन अभी भी यहां पर भी 10 है। आप चेक कर लो, 40 माइनस 20 20 बटे 2 10 हो जाएगा ना। तो 10 एक्सेलरेशन है तो पहले 0 से 20 हो गई और 20 से 40 हो गई। मान लेते हैं अभी हम और 2 सेकंड के बाद यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, 2 सेकंड। लेकिन हमने क्या किया? इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद यहां पर हमने जो एक्सेलरेशन था उसको घटा दिया, और एक्सेलरेशन को हमने घटाकर कर दिया यहां पर मान लेते हैं 5 कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो अब अगर एक्सेलरेशन यहां पर 5 कर दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 40 है यहां पर। अब आपने एक्सेलरेशन कम किया, तो अगर आपके दिमाग में ये घूम रहा था कि एक्सेलरेशन कम हो जाने से वेलोसिटी कम हो जानी चाहिए, तो आप देखो वेलोसिटी नहीं कम होगी, एक्सेलरेशन आपने कम किया तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो कम हो जाएगा।
आप यहाँ की वेलोसिटी अगर निकालोगे इस पॉइंट की v, तो v बराबर u प्लस at लिखोगे ना, तो u की वैल्यू कितनी यहाँ पर 40, यहां से यहां तक के लिए देख रहे हैं ना 40, और फिर a कितना है 5 और इंटू टाइम कितना 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 50। तो यहां पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी कितनी 50 आ गई, ठीक है। तो जब आपने एक्सलेशन को यहां पर जैसे 10 है, 10 था एक्सलेशन, तो आपने देखा पहले 0 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, फिर आपने एक्सलेशन कम कर दिया, तो ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी यहां पर 20 का इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन यहां के बाद इंक्रीमेंट कितना हुआ 10 का, 40 के बाद 50 हुआ ना, तो इंक्रीमेंट कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली वेलोसिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक्सलेशन बढ़ाते जाएंगे, एक्सलेशन अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, और अगर एक्सलेशन घटा दो तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन धीमे धीमे बढ़ेगी। अब अगर आगे जाएंगे तो इसी तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन बढ़ेगी लेकिन धीमे धीमे, पहले 20-20 का चेंज हो रहा था, फिर 10-10 का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने एक्सलेशन कम कर दिया, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि अगर एक्सलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, एक्सलरेशन होने पर क्या होता है वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन अगर एक्सलेशन भी बढ़ने लगे तो वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ेगी, और एक्सलेशन अगर घटा दो तो भी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इस बात को ध्यान रखें, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे समझा दिया आपको। तो यहां पर रिजल्ट क्या है वो भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसका मतलब यहां पर रिजल्ट एकदम सही है, एक्सलेशन डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी यहां पर बढ़ रही है। तो रिजल्ट जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब यहां पर वो पॉइंट भी लिख लो नीचे, अभी वहां पर और जगह होगी तो वहां पर आप पॉइंट में लिख लेंगे जो ये रिजल्ट आपको समझाया गया नोट में। यही डायग्राम के नीचे और जगह होगी ना वहां पर, तो वही डायग्राम के नीचे ऐसे नोट डालेंगे, मैं इधर जगह नहीं थी मैंने उधर डाल दी, नोट में लिखेंगे डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, डिक्रीज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन, decrease in acceleration does not mean retardation, full stop. It means velocity is increasing, velocity is increasing slowly, velocity is increasing slowly, ठीक है। तो डिक्रीज इन एक्सेलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बट स्लोली इंक्रीज करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसी का उल्टा भी रिजल्ट आएगा, जैसे इसमें कह दिया गया वेलोसिटी जो है इंक्रीज, यहां पर जो ये एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी स्लोली डिक्रीज करेगी। तो यहां हमने क्या समझा कि अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कम कर देंगे वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी। इसका उल्टा भी कि अगर एक्सेलरेशन वहां पर कम है तो वेलोसिटी धीमे धीमे बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन बढ़ा दिया तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगी। तो अगले रिजल्ट, अगला जो ये पार्ट है ये ग्राफ का, इसमें आप देखो यहाँ पर कि अगेन इसमें भी वही कंडीशन है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो वो हो जाएगा स्लोप के बराबर, यहाँ स्लोप भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और साथ में स्लोप भी यहाँ पर इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी कि बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन।
बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां पर भी हम लोग नोट में लिख लेंगे। यहां पर जैसे इंक्रीज इन एक्सेलरेशन दिखाया गया, तो एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है, लिखेंगे यहां पर इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन मींस, increase in acceleration means velocity is increasing rapidly, velocity is increasing rapidly, velocity is increasing rapidly मतलब velocity जो है वो तेजी से बढ़ेगी अगर एक्सेलरेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो, ठीक है। यहां पर जरा देखें ग्राफ हम, ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है इसमें 3 पार्ट हैं। एक पार्ट आपको दिया गया है O to A, फिर आपको दिया गया है A to B, और फिर है B to, ठीक है। तो O to A वाले पार्ट में अगर आप देखो तो यहां पर जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा ना, तो सॉरी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। तो जो इसका स्लोप है वो आपको दे रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर स्लोप हो गया जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, इस तरह से लाइन ड्रॉ की गई ना, तो a इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो O से A वाले पार्ट में, मतलब O से A वाले पार्ट में A की वैल्यू है नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन, यहां पर रिटार्डेशन। अब देखो तुम लोगों की आदत नहीं सुधर रही। हमने शुरुआत में कहा था आदत जल्दी सुधरती नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तुम्हारी आदत क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पूछे तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाता है, ऐसे लगता है तुमको क्वेश्चन पहले से पता था। आपसे कहा गया कि यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो आपने A माइनस देखा। और कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि माइनस का मतलब जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन भी हो सकता है, या हो सकता है वो एक्सेलरेशन ही हो। तो यहां पर माइनस का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो आपको ये देखना है ना कि यहां पर वेलोसिटी कैसे, तो वेलोसिटी माइनस में है ना, टाइम एक्सिस के ऊपर नहीं, अब की बार नीचे है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यानी कि वो एक्सेलरेशन की कंडीशन होगी। और ऐसे ही अगर आंखें खोल के देखो तो जब हम टाइम के साथ आगे जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अगर v की वैल्यू बढ़ रही, v इंक्रीजिंग होगा, तो रिटार्डेशन तो हो ही नहीं सकता ना, क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ऐसे ही यहां पर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। यहां पर देखो अभी भी हम टाइम एक्सिस के नीचे हैं तो वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन देखो तो यानी कि दोनों हो गए अपोजिट, ये रिटार्डेशन की कंडीशन। और वैसे ही आप चेक कर लो कि जब आप टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे तो v की वैल्यू कम होती जा रही है, और यहां पर v की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहां पर ये जो पॉजिटिव है वो रिटार्डेशन शो कर रहा है, नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन शो कर रहा है, और ये एक्सेलरेशन जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तीनों पार्ट में हम लोग इस बात को लिख लेंगे। यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लिखवा भी देते हैं थोड़ा सा, वैसे डायग्राम से बना के भी वहां पर आगे हम लोग ऐसे ब्रैकेट में बना रहे। देखो O to A में क्या लिखना है, O to A में हमने क्या देखा, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, तो वेलोसिटी हो गई इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब यहां पर ये एक्सेलरेटेड कंडीशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन। और यहां पर जैसे आप इस चीज को देखो तो क्या सिचुएशन होगी, यहां पर वेलोसिटी है माइनस में और एक्सेलरेशन भी है माइनस में, तो आप यहां पर लिख लेंगे ऐसे, बिकॉज v पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, v क्या है माइनस में,
V नेगेटिव एंड A नेगेटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि दोनों ही नेगेटिव है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए एक्सेलरेशन की कंडीशन हो गई। और ऐसे ही A टू B में यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, इट इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घटने का मतलब रिटार्डेशन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर O टू A, A टू B और B टू C सभी चीज आपको बता देगी। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी। तो अगर इंक्रीजिंग है तो एक्सलेशन और डिक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन। लेकिन आप साइन देखो, एक्सलेशन वाले में दोनों के साइन माइनस आ रहे हैं, यानी कि A माइनस है, जबकि रिटार्डेशन वाले में A क्या है, प्लस, और ये माइनस है। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, जब हम v बराबर u प्लस ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर रहे होते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां तो वही काम करते हैं जो वही करेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए या ग्राफिकल क्वेश्चंस के लिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से समझ के आंसर देना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो एटी ग्राफ है, एक पॉइंट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में था, जैसे इसमें देखो आपने स्लोप नहीं दिखाया, तो जो पहले हमने एसटी ग्राफ आपको बताया था, उसमें हमने सिर्फ आपको ये वाला ग्राफ बताया था, स्लोप वाला। जब हमने वीटी कर्व दिखाया तो उसमें हमने दोनों बताया, स्लोप वाला भी बताया और साथ में एरिया वाला भी ग्राफ वहां पर बताया गया वीटी में। लेकिन इसमें स्लोप वाला नहीं है, सिर्फ एरिया वाला कर्व दिखाया गया। तो एक्चुअल में क्या है कि जो सिचुएशन फिजिकली पॉसिबल है वही तो करेंगे। जैसे अगर आप यहां पर एरिया दिखाना चाहो तो दिखा तो सकते हो, मैथमेटिक्स तो बता देगी कि भाई इसका एरिया ये हो जाएगा, लेकिन फिजिकली यहां पर एरिया कुछ नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इनटू टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं या स्पीड इनटू टाइम को डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम ये तो कोई क्वांटिटी नहीं है। तो जब ये क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें v इंटू टी हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दे रहा है, लेकिन s इंटू टी हमें कुछ नहीं देगा, इसलिए उसमें एरिया नहीं निकलवाएगा। यहाँ पर एरिया निकलवाएगा और स्लोप भी, क्योंकि यहाँ दोनों ही हमें फिजिकल क्वांटिटीज दे रही। अब जैसे यहाँ पर देखें तो इसमें हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें स्लोप कुछ नहीं देगा। हालांकि वो आपके लेवल की अगर हम बात करें तो उसमें यही सिर्फ एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी स्लोप होता है। तो वो स्लोप हमें देता है जर्क, जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, बट ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया गया है, और आपके जो नीट का पेपर वगैरह होता है उसमें कभी पूछा भी नहीं गया। तो एनसीईआरटी बेसिस पर ही जो चीजें होती हैं वही दी जा रही हैं, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये कभी पूछा नहीं गया। तो ये जर्क क्वांटिटी होती है अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें, और वो भी जर्क मतलब, जर्क का मतलब क्या होता है, झटका देना। तो अचानक से जो वेरिएशन होता है उसके लिए यहाँ पर लिखते हैं डीए बाई डी टी, और वहां पर भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो पॉइंट हम लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्लोप की कोई बात नहीं। तो जब स्लोप की कोई बात नहीं तो टाइप्स ऑफ कर्व भी नहीं होंगे। जैसे इसमें कुछ बुक्स में टाइप्स दिखा दिया जाता है, लेकिन वो टाइप्स नहीं होता है, जैसे वो तो वैल्यूज होती हैं। जैसे कुछ बुक्स में लिख दिया गया टाइम और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो ऐसे है, दूसरा ग्राफ ऐसे दिखा दिया है टाइम और एक्सेलरेशन का, तो ये टाइप्स थोड़े हैं, ये तो वैल्यूज को देने का तरीका है, इसका स्लोप तो हमें पढ़ना नहीं। तो फिर ये हमें क्या दे रहा है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही, टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप कोई भी ग्राफ देखकर बता दोगे, उसमें कोई एनालिसिस करके हमें कुछ थोड़े मिल रहा है। एनालिसिस करके सिर्फ हम एरिया निकाल सकते हैं, तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी वैसे ही हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये जो स्लोप और एरिया वाला कॉन्सेप्ट है बहुत जगह पर आएगा, लेकिन आप देखेंगे जहां पर भी हमें कॉन्सेप्ट बताना होगा तो स्लोप वाला जो केस रहेगा उसमें हम ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इसमें जो स्लोप होगा उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लिया करेंगे। वैसे ही एरिया का कहीं पर रहेगा तो उसमें हम कांस्टेंट का लेकर ही वहां पर आपको समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल होगा, वो तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे लिए आसान रहता है तरीका, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन वो कैसा भी ग्राफ हो, अगर इसमें एरिया का कॉन्सेप्ट निकल कर कुछ आ गया तो वो ग्राफ अगर
ऐसे भी होगा उसमें भी वो अप्लाई हो जाएगा। वो ग्राफ अगर इस तरीके से भी होगा तो भी उसमें वो चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो सिर्फ समझने के लिए कांस्टेंट वाला आसान रहता है। देखो यहां पर कांस्टेंट एक्सलेशन है, तो अगर हम इतना टाइम इंटरवल लें, ये यहां पर डेल्टा टी की वैल्यू अगर हम ले लें और यहां से यहां तक का जो ये एक्सलेशन है वो ए है, मतलब ये एक्सलेशन कितना दिखाया गया, ए के बराबर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसका जो एरिया हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी। आप याद करो ए बराबर क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा वी। यानी कि जो एरिया हमें देगा इसका, वो हमें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं। जैसे कई बार आप याद कर लेते हैं वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये अलग बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है कि एरिया बिटवीन एटी कर्व एंड टाइम एक्सिस आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी आप लिखेंगे वहां पर, ठीक है। लिखेंगे एक लाइन यहां पर, एरिया बिटवीन एटी कर्व एंड टाइम एक्सिस area between AT curve and time axis gives change in velocity. Area between AT curve and time axis gives change in velocity. तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा V, सॉरी एरिया, शॉर्ट में ऐसे हम लोग लिख देंगे, शॉर्ट नहीं लिखना है, एरिया जो हो जाएगा वो आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिया जाएगा आप अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे और वो एरिया आपको यहां पर क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी, उतने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज है। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, ये चीजें आप पूरा कवर कर लेना, जितना भी बताया गया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा है उसमें टाइम कम लगेगा, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सैटरडे को है, छुट्टी उट्टी नहीं है कोई, बस ये है उस दिन थोड़ा सा क्लास छोटी रहेगी, ठीक है। मतलब थोड़ा सा जल्दी छोड़ दें क्योंकि 1-1:30 बजे के बाद फिर वो स्टार्ट हो जाता है जो जुलूस वगैरह होते हैं, तो जल्दी थोड़ा सा क्लास छोड़ेंगे, लेकिन लगभग 1.5 घंटे क्लास रहेगी। और क्लास आपकी, सुनो सुनो एक बात इंपॉर्टेंट बताने भूल गए, उस दिन क्लास आपकी 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब हम लोग 11 पढ़ेंगे 12:30 तक, 12:30 पौने 1 तक, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे और तुरंत तुम भाग लेना यहाँ से, ठीक है। तो 11 बजे स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है।